चलिए रीजनिंग का अब 31वां नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया था नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप में निकलता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। कथन क्या है? कथन है कुछ मोबाइल उपकरण है, सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं। उसके अलावा आपको निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं, कोई मोबाइल भारी वस्तुएं नहीं है, कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से जो आपको सही लगेगा वो आपको यहाँ पर करना था। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो कुछ मोबाइल उपकरण है और सेकंड कथन आपका क्या रहा है, सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पहले से स्टार्ट करें, जो जहां पर आपको सहूलियत हो वो चीज़ आप लोग देखिए। पहले कथन से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, दूसरे से भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सभी उपकरण, यानी कि सबसे पहले सभी क्या कह रहा है कि सभी उपकरण, ये उपकरण हो गए। सभी उपकरण क्या है? भारी वस्तुएं हैं। इसके बाहर जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा भारी वस्तुओं का। ठीक है, तो यानी कि जितने भी उपकरण थे वो सारे की सारे किसके अंदर आ गए? भारी वस्तु के अंदर आ गए। अब दूसरा पहला स्टेटमेंट क्या है? कुछ मोबाइल उपकरण है। ठीक है, तो कुछ मोबाइल जो हैं वो क्या है? आपके उपकरण है। अब देखिए जब कुछ मोबाइल आपके उपकरण होंगे ना, इसके लिए हम अलग से देखते हैं, अलग कलर का थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, ये ठीक है, कुछ मोबाइल उपकरण है। अब देखिए जब कुछ मोबाइल उपकरण होंगे तो वो जो है वो किसको भी ओवरलैप करेगा? आपका भारी वस्तु को भी ओवरलैप वो डायग्राम करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर मोबाइल हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस डायग्राम को देखते हुए, वो आप लोग देखिए। कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं। देखिए कुछ मोबाइल देख सकते हैं भारी वस्तुएं हैं, तो बिल्कुल है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा कथन क्या करें? कोई मोबाइल भारी वस्तुएं नहीं है। कोई मोबाइल भारी वस्तुएं नहीं, क्या ये सही है? नहीं है सही। ठीक है, क्योंकि भारी वस्तुएं तो है मोबाइल। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है। ठीक है, तो कुछ भारी वस्तुएं, ठीक है, जो कुछ भारी वस्तुएं हैं, यानी कि जो ये भार है ना, भारी वस्तुएं हैं जो अंदर हैं। ठीक है, सारी की सारी बाहर वाली छोड़ के कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है। कुछ के अंदर क्या आ गया? ये वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भारी वस्तुएं भी इंक्लूड है। तो ये आपका क्या है? आपका कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सटीक हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, ऑप्शंस में देखिए कौन सा मिले। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा भी नहीं है, तीसरा भी कर रहा है। केवल थर्ड निष्कर्ष करता है या फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड अनुसरण करते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि आप भाग को, डिवाइड को आप ऐड कहते हैं, ये भाग को आप जोड़ कहते हैं, प्लस का अर्थ घटाव है, ठीक है, और घटाव का अर्थ गुणा है तथा गुणा का अर्थ भाग है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे आपको चिन्हों को परिवर्तित करना है और इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 54 लिखेंगे। गुणा को क्या कहा गया है? गुणा का अर्थ यहाँ पर भाग बताया गया है, और किससे? फिर आपका 6 वैसे ही रहेगा। माइनस का अर्थ, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या बताया गया है? गुणा बताया गया है। ठीक, उसके बाद आपका जो भाग है, ठीक है, भाग आप लोग देखें, भाग का अर्थ क्या बताया गया है? जोड़ बताया गया है। और प्लस का अर्थ, यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या बताया गया है? आपका प्लस का अर्थ बताया गया है घटाव, यानी कि माइनस बताया गया। तो इसको आप देखिए सिंपल सा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक, यहाँ पर 7 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये कितना 9 सतह कितना होता है? आपका 63 होता है, प्लस 6, यानी कि आंसर आपका क्या था? 69, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन भी बच्चों का था उनका आंसर बिल्कुल सटीक था। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। युगल मतलब दंपति, ठीक है। बी और डी भाई हैं, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो देखने में आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन जब आप ये करोगे तो ये आपको क्या लगेगा? बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले देखिए परिवार में एक बात यहाँ से आपको पता लग गई कि परिवार में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। दोनों ठीक है, 2 युगल है, ठीक है, 2 युगल, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेंगे? 2 युगल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पति पत्नी इस तरीके से। ठीक,
पति को आप लोग प्लस कर दीजिए, पत्नी को माइनस, पति को प्लस, पत्नी को माइनस। ठीक, इस तरीके से ये तरीका होता है, सरीका होता है करने का। उसके बाद दोनों युगलों के दो दो बच्चे हैं। ठीक है, तो इनके क्या हैं भैया, इनके क्या हैं, दो दो बच्चे हैं, दो बच्चे इनके हैं, दो बच्चे इनके। ठीक, तो पहले तो ये देखिए क्या 8 लोग पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8। ठीक है, 8 पूरे हुए, इतना आप लोगों ने कर लिया काम। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी और डी भाई है। ठीक है, बी और डी भाई, पहले कंक्लूजन क्या निकला, आपको क्या निष्कर्ष मिला, बी और डी भाई है, तो बी और इधर बना लीजिए आप डी, ये क्या है, दोनों भाई हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए उन दोनों के दो दो बच्चे हैं, ये भी आप लोगों ने दिया। ई ए की चाची है, यहाँ से नहीं मिलेगा। ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। ठीक है, तो लास्ट वाली लाइन से आपको निचोड़ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एफ बी की क्या है, पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन हो गई, एफ हो गई। ठीक, तो अब फिर आप लोग देखिए ई दो बच्चे हैं, ई ए की चाची है। ठीक है, ई जो है, ई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ई ए की चाची है, यानी कि आपका ए जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। चाची कब होगी, जब आपका वो क्या है, डी की पत्नी होगी, और ए आपका यहाँ पर आ गया। ए सी का, ए जो है, अगली लाइन देखिए, ई सी का क्या है, चचेरा भाई है, तो ये यहाँ पर आ गया। सी एच की बहन है। ठीक है, सी जो है वो एच की क्या है, बहन हो गई। ठीक, एच जी का चचेरा भाई है, एच जो है वो जी का चचेरा भाई हो गया। तो आपको बताना है एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो ये एच है ना, ये एफ से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस एच की ये एफ जो है, ये क्या लगी, ये तो लगी चाची, और इसका ये क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, ये लगेगा भतीजा। क्या लगेगा, भतीजा। तो आपसे पूछा क्या गया, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, मतलब एच का एफ से क्या रिलेशन है, तो ये वो एफ का क्या है, भतीजा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन भी छात्रों का जो ए है, ऑप्शन ए आया आंसर, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यदि स्मोक को 81643 के रूप में और प्रैंक को 72945 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रोज को किस प्रकार से, किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज़ करनी थी। ठीक है, लिख लेते आप लोग स्मोक। ठीक, और एस के लिए 8 प्रयोग हुआ है, एम के लिए 1, ओ के लिए 6, के के लिए 4 और ई के लिए 3। ठीक, उसी तरीके से आपका प्रैंक के लिए 7, आर पी के लिए 7, आर के लिए 2, ए के लिए 9, एन के लिए आपका 5 और के के लिए आपका 4 प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना था, अब आपको सीधा बताना था रोज का। तो आर का आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 2, ओ का आप 6 ले लेते। ठीक, ओ के लिए 6 प्रयोग किया गया। फिर एस के लिए देखेंगे आप लोग 8 और फिर ई के लिए आपका 3। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 2683। क्या हो जाएगा, 2683। ठीक, तो ये भी आप लोगों का आसानी से हो गया होगा। तो रीजनिंग में ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे भाई, कुछ क्वेश्चन थोड़ा आपको तकलीफ देंगे और कुछ बहुत आसानी से हो पा रहे थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन एज से संबंधित है। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए भैया अभी तक, 4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं रीजनिंग के। एक पति और पत्नी को वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, एक पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। उनके विवाह के 2 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। यदि विवाह के समय पति और पत्नी की आयु का अनुपात जो 5:3 था, तो बच्चे की आयु को आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन होगी और एक एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से देखनी है। सबसे पहले पति की वर्तमान आयु, पति की वर्तमान आयु मान लीजिए कितना है 7x, ठीक, और पत्नी की वर्तमान आयु हम लेंगे यहाँ पर कितनी है 5x। क्लियर है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो अनुपात है यानी कि 7x + 10 अपॉन
5x+10 बराबर, अनुपात जो हो रहा है वो 9:7 में आ रहा है। अनुपात का मतलब होता है आपका जो ऊपर, जो पहले संख्या ऊपर और जो नीचे है वो बाद में, ठीक है, जो बाद में है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व कैसे होगा, 7×7=49x+70, ये इधर चले जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल में 9×5=45x प्लस 10 नंबर 90, 90 हो जाएगा, ठीक। 49x - 45x बराबर 90 - 70, ठीक। ये आ जाएगा आपके पास 4x = 20। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 4x 20 बराबर, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20/4, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपके पास 5, ठीक। तो अब इससे आप लोग वर्तमान आयु निकाल सकते हैं इनकी। पति की वर्तमान आयु आ जाएगी 7×5, 5×5, यानी कि पति आ गया 35 साल का और पत्नी आ गई आपका 25 साल की, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ अब आएगी, ये तो पहला फेज हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड फेज यानी कि जो चरण है वो कैसे होगा। अब देखिए आयु चाहे 10 साल पहले की हो चाहे 5 साल पहले की होगी, लेकिन जो आयु का डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच का, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अगर वर्तमान में इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है, 35 - 25 करोगे तो 10 वर्ष है, तो 10 साल पहले भी वही होगा, 5 साल पहले भी वही होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या देखना है, अब इनके विवाह के समय पे यदि विवाह के समय पति और पत्नी की आयु का अनुपात 5:3 था, ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कितना, 5x - 3x, दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, 5x - 3x बराबर, वो सेम रहेगा, अंतर 10 है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, 2x 2x बराबर 10, यानी कि x बराबर 10/2, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, ठीक। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल गई। अब विवाह के समय की एज हमें पता लग गई ना भाई, विवाह के समय की हमें मिल गई एज, ठीक। अब 5x और दूसरे की क्या थी, पत्नी कितनी थी, 3x, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि 5×5 यानी 25, ठीक। और यहाँ 3×5 यानी कि 15। अब जब इन दोनों की शादी हुई थी, ठीक है, तो शादी के समय जो है वो लड़का था, यानी कि पति 25 साल का था, और जो पत्नी थी वो आपकी कितने साल की थी, 15 साल की, ठीक। अब क्या कह रहा है कि शादी के 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म यानी कि 25 + 2 और 15 + 2, यानी कि जब लड़का 27 साल का था और लड़की 17 साल की थी, ठीक है, यानी कि पत्नी 17 साल की थी और पति 27 साल का था, तब इनके बच्चे का जन्म हुआ, ठीक। और तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, बच्चे की कौन सी आयु, वर्तमान में उसकी आयु कितनी है। तो वर्तमान आप किसी की भी एज से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सपोज दैट इसके 27 से कितना चले गया, कितना हो गया है समय, ठीक है। अब वर्तमान आयु इसके कितनी हो चुकी है, 35, ठीक। तो 27 के साथ कितना जोड़ेंगे कि जो 35 हो जाए, तो 27 3 हो गया और 5 3 8, यानी कि 8। जो आपका बच्चा है वो कितने साल का है, 8 साल का। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो, ठीक है, बाय चांस, तो आप इसको दोबारा पीछे करके देख सकते हो किस तरीके से मैंने बताया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की घुमाई गई 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के एक निचले फलक पर संख्या 1 है तो इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, ठीक है। तो विपरीत पूछा गया भाई, यहाँ पर विपरीत बताना है आपको,
विपरीत फलक। तो आपको यहाँ पर देख लेना किस तरीके से करने होते हैं। तो एक का अपोजिट नंबर देखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कॉमन संख्या देखनी है, ठीक है। तो कॉमन संख्या देखनी है, उसके अलावा पहले मैं एक और तरीका भी बता ही देता हूँ आपको, ठीक। जैसे यहाँ पर 1 पूछा गया ना, तो यहाँ पर 4 तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो इसको काट दो, ठीक। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, कोई कॉमन नंबर पकड़ना है। कॉमन नंबर क्या है, इसमें भी 6, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। कॉमन नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है। तो या तो आप क्लॉकवाइज घूम लो या आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, इस किसी भी डायरेक्शन में आप लोग चले जाइए इसकी, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहां से जाएंगे आप लोग 6 1 4, ठीक। वैसे यहां से भी करेंगे 6 3 2। तो यहां पर एक के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा। अब देखिए भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, अच्छा था। डायरेक्शन से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, और फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। वह अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है, और उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो किस तरीके से आप लोगों ने करना था, ठीक है। जिनका आंसर 290 आया होगा भाई, बिल्कुल सही है। कैसा आया, अब मैं आप लोगों को बताना है। श्वेता अपना कार्यालय, यानी कि ये मान लीजिए आप लोग, ये श्वेता का क्या है, ऑफिस है, ठीक। ये ऑफिस है श्वेता का, ये लोकेशन मान लीजिए आप लोग। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की तरफ 150 मीटर चलती है। दक्षिण की तरफ कितना चली हो, 150 मीटर चलती है, ठीक हो गया। अब देखिए, फिर वह दाएं मुड़ती है, ठीक है। फिर वह क्या करती है, दाएं मुड़ती है। तो दाएं इसका कहाँ होगा, इधर साइड को होगा, ठीक। दाएं मुड़ती है और दाएं वो कितना चलती है आपका, 80 मीटर चलती है भैया। कितने चलती है, 80 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वो कहाँ मुड़ती है आपका, बाएं की तरफ मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। कितना चलती है, 60 मीटर चलती है। फिर हो गया, फिर वह अंत में बाएं मुड़ती है। फिर से वो कहाँ मुड़ेगी आपका, बाएं तरफ, यानी कि इस तरफ आती है और मुड़ती है, और बैंक तक पहुंचने के लिए 200 मीटर चलती है, 280 मीटर चलती है। कितना चलती है वो आपका, 280 मीटर चलती है, और उसके कार्यालय और बैंक की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको जो दूरी निकालनी है वो कितने निकालनी है, जो ये है, जो ये इसका कार्यालय है और जो ये बैंक है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो कैसे निकलोगी, वही आपका हमेशा की तरह आप यूज करोगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले अब ये कैसे होगा, इस तरीके से इसको बना दोगे। तो अगर ये दूरी, इतनी दूरी 60 है, तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा आपका, 60 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल है ये 280 मीटर है। तो इसमें से आप लोगों को कितना निकालना है, सिर्फ ये दूरी चाहिए ना यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा है। तो ये वाली दूरी अगर आपको चाहिए इसको निकालने के लिए इतना, तो 280 में से जो ये 80 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80। तो इतना चाहिए, तो 280 में से आप कितना माइनस कर लोगे, 80। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 200। कितना मिल जाएगा, 200। अब देखेंगे आप लोग, तो ये आपको ये 60 था, तो ये भी 60 हो गया। ये आपका 280 से, ये पूरा 280 था, 280 इतना टुकड़ा आपने हटा दिया, आपके पास कितना बचा, 200 बचा। अब आपके पास आपको निकालना है ये वाला, ठीक। तो आपको जो ये टोटल है, ये तो 150 था ना यहाँ तक, ठीक, और आपको चाहिए ये प्लस ये, तो 150 और आपका 60 कितना होगा, 210। कितना हो जाएगा आपका, 210। तो आपके पास जो लंब है, ठीक है, आप कह सकते हैं लंब जो है आपके पास आया वो कितना आ गया, 210 मीटर आ गया। बिल्कुल बारीकी से मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ भाई, ठीक। और जो आपका ये वाली डिस्टेंस है, जो बेस है ना, जिसको आप आधार कहते हैं, वो आधार क्या है, कितना आ गया आपके पास, मात्र 200 मीटर आ गया। कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। तो अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए, ठीक है, कुछ भी लिखिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर, यानी कि 210 का स्क्वायर होगा, प्लस आधार का 200 का स्क्वायर।
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 210 21 44100, ठीक है। और इसका करोगे 400, ठीक। आगे इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 84100, ठीक। और रूट में इसको करोगे तो 84100। अभी इसी को अगर मैं तोड़ना बताऊँ कैसे, डायरेक्ट बता दूंगा तो आप लोग कैसे क्या आया जो नॉन मैथ ग्राउंड बैकग्राउंड का होगा। तो इसको हम दो टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, 841 गुणा √100 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको 841 का जो आपका क्या होता है, माफ कीजिएगा ऐसा नहीं होगा ये, 841 का, हाँ ठीक है 841 हो गया गुणा √100, ठीक। 841 का जो रूट होता है वो होता है कितना 29, और √100 का कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 290 मीटर, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया ये तो रीजनिंग है, मैथ के क्यों डाल दिए क्वेश्चन ये सो, ठीक है। तो भैया आप लोग देख सकते हैं जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो 3 से 4, मैंने तो 2 ही डाले, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके मैथ वाले आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ये नहीं है कि भैया मैथ वाले क्वेश्चन क्यों डाल दिया, आयोग कुछ भी डाल दे रहा है आपको, ठीक है। कॉम्पिटिशन का लेवल इस तरीके से बढ़ चुका है कि आपको हर चीज़ के लिए क्या होना है, तैयार होने वाला है, ठीक है। और ये भी शिकायत नहीं रखनी है कि मैथ के क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं। तो एक पीसीएम वाला बच्चा ये भी बोल सकता है ना इतिहास के क्वेश्चन ग्रुप सी भी क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था भाई, और बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा इसको। एक आयताकार खेत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:3 है। प्रति वर्ग मीटर 6 रुपए की दर से खेत की घास काटने की कुल लागत कितनी है 8712 रुपये है। प्रति मीटर 11 रुपए की दर से खेत की परिसीमा में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको देखना है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले तो हम वही एक्स वाला जो मेथड है हमारा वो देखेंगे कि एक आयताकार खेत है, चौड़ाई और लंबाई। तो चौड़ाई तो हमारे पास कितने आ जाएगी, x आ गई, ठीक है। 1x भी लिख सकते हैं इसको, x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 3x, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी बात, अब देखो क्षेत्रफल का हम कैसे पता करेंगे। क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब ये जो क्षेत्रफल निकलेगा ये कैसे निकलेगा, इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से, क्षेत्रफल जो है ये हमें यहाँ से पता करना है। 8712 में हम लोग कितने की दर से 6 प्रति वर्ग में कितना जा रहा है 6 रुपये, ठीक। तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं, और जो हमारे पास आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा आपका 1452 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपका यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, 6 रुपये की दर से खेत की घास काटने की कुल लागत 8712 रुपये, ठीक है। जब आपको इस टाइप से पूछा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल की एक वैल्यू निकलेगी वो किस प्रकार से निकलेगी, जो आप पे लागत दी गई है उसको आपने डिवाइड करना है जो आपको वहाँ पर रुपए दिया गया है, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल है, प्रोसेस है, देख लीजिएगा आप। अब देखिए, लेकिन वास्तव में अब जो ये भी क्षेत्रफल है होता है भैया, ठीक है। क्षेत्रफल तो भैया क्या लिखा हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। अब जब दोनों होते हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 3x गुणा x बराबर कितना आपका 1452 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 3x² बराबर 1452, और यानी कि x² बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको जब आप लोग लिखोगे 1452/3, और जब आप इसका भाग दोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा आपके आज 484। अब आप लोग जानते हैं x बराबर हम लिख सकते हैं √484, और 484 किसका वो होता है, किसका होता है भैया 22 का,
ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, ठीक है। इसकी जो रूट वैल्यू है ये 484 की जो रूट वैल्यू है वो कितनी होती है 22 होती है, ठीक है। तो x की आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग यानी कि आपको चौड़ाई कितनी मिल गई है 22, ठीक है, और लंबाई कितनी मिल गई है 22 या 66 मीटर, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है परिमाप कि बाड़ लगानी है साहब, ठीक है। और परिसीमा क्या होगी, परिसीमा यानी कि परिमाप, और परिमाप का आयत के परिमाप कितना है 2l + b, ठीक है। लागत पे तो हम तब जाएंगे। अब देखिए परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप कैसे निकलेगा आपका 2l आ गया आपका कितना 66 और b आ गया आपका 22, तो ये हो गया आपका 2 कितना होगा 88, यानी कि ये आ जाएगा 88 दूना 8 80 दूना 160 और 16 176, ठीक है, 176 मीटर, ठीक है। जो बाड़ आपको लगानी है वो 176 मीटर में लगानी है। अब देखेंगे आप लोग कि अब आपसे पूछा क्या गया है लागत पूछी गई ना, तो कितने की लगेगी प्रति मीटर पर आपको लगानी है कितना 11 रुपए की। अब आप लोग देखिए कि प्रति मीटर एक मीटर में जब 11 रुपये लगता है तो 176 मीटर में कितना लगेगा 176 गुणा 11, ठीक है। 176 गुणा 11 जब आप लोग करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1936, कितना आ जाएगा 1936, यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है, ठीक। तो एक दो बार आप लोग साथ में करोगे प्रैक्टिस करोगे इसकी तो हो जाएगा, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी महाभारत नहीं है। आगे देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत आसान था ये, ठीक है, इसको आसानी से कर लिया होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा था भैया, आपको क्या करनी जो ये संख्याएं दे रखी है ना, ठीक है, जैसे 2 + 2 आपको जोड़ना था 4, ठीक है, और वही नंबर जो यहाँ पर आया वही इसकी पावर में लगा देना था, ठीक है। और ये इसकी पावर में लगा लेते आप लोग तो आंसर आपका आ जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 16, 4 × 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये आपका यहाँ पर आया, ठीक। सेम सी प्रोसेस ये तो आपको यहाँ पर करते हैं 4 + 6, 6 का अगर आप 6 बार गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक। वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर निकालने के लिए 3 + 2, ठीक है, करना था। 3 + 2 कितना होता है 5, और फिर यही 5 इसकी पावर में लगा देना था। और जब आप ये करोगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 25, 25 का हो जाएगा आपका 625 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 3125, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी था। 6 व्यक्ति ABCDEF प्रत्येक के पास अलग अलग संख्या में वस्तुएं हैं। डी के पास ए और सी से कम वस्तुएं हैं लेकिन ई और एफ से अधिक वस्तुएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जरा डी है उसके पास ए और सी से कम वस्तुएं, तो सिंपल क्या करना है आपको, इस तरीके से डायग्राम है, डी के पास ए और सी से कम वस्तुएं हैं तो ए और सी को आप क्या करेंगे ऊपर रख लेंगे, ठीक है, ए और सी। उसके बाद देखेंगे लेकिन ई और एफ से अधिक वस्तुएं, ई और एफ से क्या है अधिक वस्तुएं हैं। ठीक दो व्यक्तियों के पास बी से अधिक वस्तुएं हैं, ठीक एक व्यक्ति के पास ई से कम वस्तुएं, तो दोनों लाइन देखेंगे तो ठीक एक व्यक्ति के पास ई से कम वस्तुएं हैं, तो यानी कि वो व्यक्ति आपका एफ हो जाएगा, ठीक। और ठीक दो व्यक्तियों के पास बी से अधिक वस्तुएं हैं तो बी से अधिक बी आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके पास तीसरी सबसे कम संख्या में वस्तुएं हैं, तो तीसरे नंबर पर सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम पहले पे ये है, दूसरे पे है और तीसरे पे आपका कौन सा है डी है। तो इसका सटीक आंसर जो था वो क्या था ऑप्शन नंबर डी था।